दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विकास कुमार। जैसा मैंने वादा किया था कि अब मैं गांधी जी के ऊपर एक सीरीज़ वीडियो लेके आने वाला हूं, जो आधारित होगा रामचंद्र गुहा जी की किताब गांधी बिफोर इंडिया के हिंदी वर्जन, जिसको हिंदी में अनुवाद किया है सुशांत झा जी ने, और इसका हिंदी में नाम है भारत गांधी से पहले। यह किताब मूलतः गांधी जी के जन्म से लेकर दक्षिण अफ्रीका तक की यात्रा जो थी उसको इस किताब भारत गांधी से पहले की किताब में 22 अध्याय हैं। 22 अध्याय में से हम हर अध्याय का एक वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, अर्थात इस किताब पर आधारित मेरे लगभग 22 वीडियो हो जाएंगे। तो आज यह पहला वीडियो समझना चाहिए, और इस पहले अध्याय का नाम है मझली जाति मझला दर्जा। भारत में शिक्षा, गांधी जी का विवाह और गांधी जी के पहले बेटे का जन्म हो जाता है। और इसी अध्याय में गांधी जी पढ़ने के लिए इंग्लैंड जाने के लिए बंबई से रवाना हो जाते हैं जल जहाज के द्वारा। जब गांधी जी जल जहाज में बैठ के रवाना होते हैं वहीं पर यह अध्याय खत्म हो जाता है। तो आज हम गांधी जी के जन्म से लेके उनके विवाह और उनके इंग्लैंड की यात्रा के सफर के शुरुआत तक की कहानी इस वीडियो में हम जानेंगे। गांधी जी का यदि हम फैमिली बैकग्राउंड देखें तो गांधी जी के जो सबसे पुराने पूर्वजों में उनका नाम लाला जी आता है। लाला जी के बाद आते हैं हरिजीवन, हरिजीवन के बाद आते हैं उत्तम चंद गांधी। ये गांधी जी के ग्रैंडफादर होते हैं। और उत्तम चंद गांधी के पुत्र होते हैं करमचंद गांधी, प्यार से कबा गांधी भी कहा जाता है। और करमचंद गांधी के पुत्र होते हैं मोहनदास करमचंद गांधी, यानी हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। करमचंद गांधी का जन्म 1822 में होता है। करमचंद गांधी की 4 शादियां होती हैं। उनमें से पहली शादी से एक लड़की होती है और उनके पत्नी का कम उम्र में ही देहांत हो जाता है। दूसरी शादी होती है, वहां से भी एक लड़की होती है और दूसरी पत्नी का भी कम उम्र में ही देहांत हो जाता है। इसके बाद करमचंद गांधी जी तीसरा विवाह करते हैं और उनसे कोई संतान की प्राप्ति नहीं होती है। इस हिसाब से करमचंद गांधी जी का कोई पुत्र उत्तराधिकारी न होने के कारण वो अपनी तीसरी पत्नी से इजाजत लेते हैं चौथी शादी करने के लिए। और फिर 1860 में वो चौथी शादी करते हैं और चौथी पत्नी के रूप में उनका विवाह होता है पुतली बाई से। करमचंद गांधी जी की पुतली बाई से पहली संतान 1860 में प्राप्त होती है, जिनका नाम होता है लक्ष्मी दास। यह सबसे बड़े पुत्र होते हैं। उसके बाद 1862 में दूसरी संतान पुत्री के रूप में प्राप्त होती है करमचंद जी को, जिनका नाम होता है रैलियत बेन। तीसरी संतान पुतली बाई से पुत्र के रूप में प्राप्त होती है सन 1866 में करसन दास गांधी के रूप में। और चौथी और आखिरी संतान के रूप में जन्म होता है 2 अक्टूबर 1869 2 अक्टूबर 1869 में मोहनदास करमचंद गांधी जी का। इस तरह से महात्मा गांधी 3 भाई और 3 बहन होते हैं। खैर, उनका 3 बहनों का विवरण आगे चल के कहीं अभी तक हमको नहीं मिला है। तो एक बहन जो रैलियत बेन है, उनका जिक्र जरूर मिलता है एक जगह इस किताब में। गांधी जी का जन्म होने के बाद जैसा हमको पृष्ठभूमि में भी थोड़ा सा जैसा किताब में प्रकाश डाला गया है, गांधी जी के दादा उत्तम चंद गांधी भी दीवान थे। और वो जब पोरबंदर की महारानी से उनका एक बार विवाद हो गया और वह झुकने से मना कर दिए, तो उनको दीवानी का पद छोड़कर पोरबंदर की महारानी से विवाद होने के कारण उन्हें जूनागढ़ भाग कर जाना पड़ा। पोरबंदर में महारानी ने उनके घर में गोले भी दगवाए, जो गोले आज भी उस घर में मौजूद हैं। पोरबंदर में जाकर देखने को मिल सकता है। जब जूनागढ़ में जाते हैं तो जूनागढ़ के नवाब उत्तम चंद जी को एक संदेशा कहवाते हैं कि क्या उन्हें किसी चीज की आवश्यकता है। तब उत्तम चंद जी जूनागढ़ के नवाब के यहाँ जाते हैं और दाहिने हाथ से सैल्यूट करते हैं। अब वहाँ के दरबारी बहुत क्रोधित होते हैं, क्योंकि दाहिने हाथ से सैल्यूट करने की प्रथा दुश्मनों को होती है या नहीं की जाती, राजा का सम्मान नहीं माना जाता है। जब विरोध किया, उत्तम चंद जी ने कहा कि भले ही मुझे पोरबंदर की महारानी के कारण इतनी तकलीफ झेलनी पड़ रही हो, फिर भी मेरा दाहिना हाथ पोरबंदर की सेवा के लिए समर्पित है। इस तरह से
पता चलता है कि महात्मा गांधी के पूर्वज भी सत्य और अहिंसा और मान सम्मान के लिए अडिग रहते थे। इसके बाद करमचंद के बाद मोहनदास के पिता करमचंद गांधी जी भी दीवान के पद में कार्यरत, राजकोट में भी कार्य किया और पोरबंदर में भी कार्य किया। इनकी इस प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा की अब बात करते हैं महात्मा गांधी की। इनका अनुमान है कि इनकी प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर में हुई होगी, लेकिन किताब में भी इस तथ्य को देने से अक्षमता दर्शाई है कि कोई स्पेसिफिक तथ्य नहीं मिला, लेकिन अनुमान लगाया जाता है क्योंकि उस समय करमचंद गांधी जी पोरबंदर में कार्यरत थे, तो हो सकता है इनकी प्रारंभिक शिक्षा के लिए इनका दाखिला पोरबंदर की स्कूल में कराया गया हो। इसके बाद जब इनके पिता राजकोट में दीवान के पद पर कार्यरत होते हैं, सेवा नियुक्त होते हैं, तब मोहनदास की प्रारंभिक स्कूलिंग राजकोट के स्कूल में होती है। 21 जनवरी 1879 का इनका दाखिला तालुक स्कूल दरबारगढ़ में कराया जाता है और यहाँ पर इनकी उपस्थिति बहुत कम होती है। 238 दिनों में से मात्र 110 दिन ही महात्मा गांधी जी स्कूल जाते हैं। खैर, मैं आपको बताऊं, इस किताब में महात्मा गांधी को अभी तक कहीं भी महात्मा के नाम से नहीं संबोधित किया गया है, मोहनदास के नाम से ही संबोधित करते गए हैं, क्योंकि शायद लेखक का मानना है कि महात्मा गांधी अभी महात्मा बने नहीं थे, इसलिए इन्हें इनके जीवन कालक्रम के हिसाब से महात्मा गांधी और मोहनदास कहते हुए राइटर आगे लिखते हैं। खैर, मेरे जुबान से बार बार महात्मा गांधी निकल रहा है, क्योंकि हो सकता है इतना मैं अब चूंकि जान चुका हूँ महात्मा गांधी के कार्यों को, उनको बचपन से पढ़ता आया हूँ, तो मुझे मोहनदास कहने में थोड़ा अटपटा लग रहा है और मैं महात्मा गांधी के संबोधित करना उचित समझ रहा हूँ या मेरे को खुशी मिल रही है। और ये जो नंबर पाए थे 41.25% अंक ही अर्जित कर पाए थे इस स्कूल के इम्तिहान में, जिसमें सबसे ज्यादा अंक पाने वाले छात्र का नंबर था 76.5%। वहीं सबसे कम प्राप्त करने वाले विद्यार्थी का नंबर था 37.6%। अर्थात कह सकते हैं कि गांधी जी बिलो एवरेज से थे, मतलब यदि एवरेज भी निकाला जाए तो उससे इनका कम नंबर था स्कूल में। दूसरे साल इनका प्रतिशत थोड़ा बढ़ा, 41 से बढ़कर इनका प्रतिशत 53% प्राप्त किए गांधी जी। अब सन आ जाता है 1880 का। 1880 में गांधी जी लगभग 11 साल के हो चुके हैं और यहाँ पर उनको काठियावाड़ हाई स्कूल के लिए प्रवेश परीक्षा में शामिल होना है। हाई स्कूल की प्रवेश परीक्षा में शामिल होकर गांधी जी 64% अंक अर्जित करते हैं। यहाँ की स्कूलिंग में अब अंग्रेजी में ज्यादा जोर पड़ना था, मतलब अब ये जो हाई स्कूलिंग की परीक्षा के बाद जो स्कूलिंग होती थी, हाई स्कूल के लिए जो एग्जाम हुआ था, यहाँ पर अंग्रेजी बृहद रूप से या ऐसे पढ़ाया जाता था कि ताकि एक सामान्य काम काज से बढ़ के एक पढ़ा लिखा जो अंग्रेजी कार्य काज, उस समय पर अंग्रेजी प्रभाव बढ़ रहा था देश में, उसको कार्य करने के लिए कोई छात्र कैपेबल हो, उस हिसाब से अंग्रेजी में ज्यादा जोर देना था। इस समय इस किताब में इनके पहनावे पर भी एक टिप्पणी की गई है। लंबा ढीला पजामा और एक लहरदार अंगरखा, लहरदार मतलब जो ऊपर पहनते हैं उसको अंगरखा कहा गया है, लहरदार अंगरखा, और एक सिर में टोपी पहनकर ये पैदल ही स्कूल जाया करते थे गांधी जी। और जब इनका हाई स्कूलिंग परीक्षा में पहला एग्जाम हुआ, जब स्कूलिंग कर रहे थे, तब ये सिर्फ गुजराती और गणित में पास हुए थे। भूगोल में 3 बच्चे 0 नंबर पाए थे वार्षिक परीक्षा में, जिनमें से गांधी जी भी एक थे और 34 छात्रों में से इनका 32वां रैंक था गांधी जी का। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कितने एवरेज बिलो छात्र रहे होंगे गांधी जी। 1882 में तो गांधी जी स्कूल गए ही नहीं, क्योंकि पिता लगभग पूरे वर्ष बीमार थे। 1883 में गांधी जी ज्यादा एकाग्रचित हुए अपने स्कूलिंग के दौरान और 68% अंक अर्जित किए, जिसमें से विषय था गुजराती, अंग्रेजी, गणित, भूगोल। और 1884 में ये 58% अंक अर्जित किए। अब स्कूलिंग के दौरान इस किताब में जिक्र है इनके पहले दोस्त का, जिनका नाम होता है शेख मेहताब। ये वही दोस्त हैं जिन्होंने गांधी जी को मांसाहार के लिए प्रेरित किया था, मांसाहार खिलाया भी और एक बार वेश्यालय भी ले गए। और इस किताब में जिक्र है कि ये इनके इतने गहरे दोस्त हो गए थे कि गांधी जी और शेख मेहताब एक बार फोटो खिंचवाने चले गए। वह फोटो आज भी
है जिसको गांधी संग्रहालय में देखा जा सकता है। इसी दरमियान गांधी जी का विवाह हो जाता है। एग्जैक्ट डेट तो पता नहीं है, किताब के लेखक भी इस बात से एग्री करते हैं कि 1882 और 84 के दरमियान इनकी शादी होती है। और इस दरमियान जब शादी होती है तो इनका पढ़ाई से मन विचलित हो जाता है, एकाग्रचित नहीं रहता है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है। तो गांधी जी अपनी आत्मकथा में भी लिखते हैं कि इनकी उम्र लगभग 13 वर्ष की रही होगी जब इनकी शादी हुई थी। खैर उस समय यह आम बात होती थी इतने कम उम्र में शादी होना। लेखक बताते हैं, रामचंद्र गुहा बताते हैं कि इनकी मंगनी, जो आजकल सगाई कहते हैं, 2 बार पहले भी हो चुकी होती है कस्तूरबा गांधी से शादी होने के पहले। लेकिन उनकी मंगनी वाली पत्नियों की शादी से पहले ही मौत हो जाने के कारण इनकी शादी कस्तूरबा गांधी से होती है। अब जब चूंकि गांधी जी के साथ, गांधी जी 13 वर्ष के लगभग हो चुके थे, तो इनकी शादी अकेले नहीं, इनके साथ तीनों भाई की साथ शादी हुई। इनके बड़े भाई लक्ष्मीदास, मोहनदास करमचंद गांधी और इनके एक चचेरे भाई, तीनों भाइयों की साथ में शादी होती है। कस्तूरबा जी जो गांधी जी की पत्नी बनती हैं, इनका भी परिवार बनिया जाति से आता है और इनके परिवार का बिजनेस काफी अच्छा रहता है, कपड़ा और सूत का व्यापार रहता है। काफी संपन्न परिवार से कस्तूरबा गांधी जी आती है। इसके बाद लेखक चर्चा करते हैं प्रेम में पड़ना। गांधी जी कस्तूरबा जी के आने के बाद प्रेम में पागल हो जाते हैं, व्याकुल रहते हैं, हर समय अपनी पत्नी के साथ रहना चाहते हैं, पत्नी का पीछा करते हैं, पत्नी पर शंका करते हैं। कई बार कस्तूरबा जी के सखियों के साथ जाने में भी वो नाखुश हो जाते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा समय कस्तूरबा उनके साथ रहें। लेखक बताते हैं, और चूंकि गांधी जी भी कई बार जिक्र किए कि कस्तूरबा गांधी औपचारिक रूप से पढ़ी लिखी नहीं होती हैं, लेकिन गांधी जी उनको पढ़ाना चाहते हैं। लेकिन उस समय प्रेम प्रलाप के दरमियान उनको समय नहीं बचता है उनको पढ़ाई लिखाई करवाने। अब वह घटना आती है जहां पर गांधी जी का जीवन सबसे ज्यादा पहली बार कठिन मोड़ से गुजरने वाला होता है। वो होता है सन 1885 का, जहां पर पिता का निधन हो जाता है और परिवार में एकमात्र कमाई करने वाले मुखिया का निधन हो जाना स्वाभाविक रूप से बहुत अपूर्णीय क्षत के रूप में आता है। और चूंकि गांधी जी काफी करीब थे पिता से, उनके लिए एक और मानसिक क्षति का कारण बनता है। 1885 में गांधी 5वीं ग्रेड में रहते हैं। यहाँ पर स्कूली शिक्षा में मुझे समझ नहीं आता था, आगे जैसे हम सन का ब्यौरा देंगे, तो मैंने जेमिनाई से पूछा कि कैसे ग्रेड होता था, तो बताते हैं कि उस समय का ऐसा नहीं था कि पहली दूसरी चौथी पांचवी हाई स्कूल मैरिट इंटर, वो ऐसा नहीं होता था। वहाँ हाई स्कूल की कई परीक्षाएं होती थी, दर्जा वाई दर्जा करके हाई स्कूल क्लियर करते थे। इस तरह से ये जो 5वीं ग्रेड आ रहा है, ये भी हाई स्कूल का ही टर्म माना जाता है, क्योंकि ये जो 5वीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि गांधी जी तो 1882 में ही हाई स्कूल में परीक्षा के लिए, एडमिशन के लिए एग्जाम में बैठ चुके थे, तो अब 5वीं ग्रेड में पढ़ रहे थे, तो हमको भी डाउट हुआ था, तो मैंने जेमिनाई से क्लियर किया था इस बार। 1885 में 5वीं ग्रेड में 3rd रैंक लेके आते हैं पूरे स्कूल में, और इसमें इनका प्रतिशत होता है 55.75% ये प्राप्त करते हैं, जिसके लिए इनको काठियावाड़ के राजाओं, 2 राजाओं से इनको वजीफा मिलता है। वजीफा वही जिसको हम आजकल स्कॉलरशिप में या स्पॉन्सरशिप कह सकते हैं। नवंबर 1887 में गांधी जी राजकोट से हाई स्कूल की परीक्षा, मैट्रिक की परीक्षा देने के लिए ट्रेन से पहली बार ये अहमदाबाद जाते हैं, जहां एक बहुत बड़ा शहर के रूप में अहमदाबाद स्थापित हो चुका होता है। और वहां गांधी जी पहली बार ट्रेन से सफर करते हैं नवंबर 1887 में। और गांधी जी आत्मकथा में भी बताते हैं कि यह उनके जीवन की सबसे कठिन परीक्षा होने वाली। इस परीक्षा का बहुत अच्छा वर्णन हमारे लेखक रामचंद्र गुहा जी करते हैं कि इनमें किन किन सब्जेक्ट में किस किस तरह के सवाल पूछे गए थे गांधी जी से, और वो आज भी प्रासंगिक हैं। एक सामान्य विद्यार्थी के लिए कठिन हो सकते हैं, हमारे लिए तो है ही। अंग्रेजी में इनको प्रसन्न स्वभाव पर 40 पंक्ति पर लेख लिखना था। आजकल जो वर्ड दिए जाते हैं, इतने वर्ड में लेख लिखना है, उस समय पर 40 पंक्ति मतलब लाइन में लेख लिखना था इनको अंग्रेजी में प्रसन्न स्वभाव पर। कुछ शब्दों को डिस्क्राइब करना था गांधी जी को,
जो अंग्रेजी में थे। पहला वर्ड था प्लियोनाज्म, हिंदी में वाच्यता अर्थ होता है। दूसरा शब्द था अपोजिशन, निरूपणता। इन शब्दों को इनको विस्तार से समझाना था। गणित में सवाल थे, कुछ समीकरण को हल करना था और दशमलव लगे सवालों को भी हल करना था। इसके बाद विज्ञान में इनसे चूना और सल्फ्यूरिक एसिड का सूत्र पूछा गया था। भूगोल में इन्हें राइन नदी को नक्शे पे दर्शाना था, मतलब वर्ल्ड मैप था उसमें राइन नदी कहाँ है उसको दर्शाना था। और गुजराती को जांचने के लिए एक अंग्रेजी पैराग्राफ को गुजराती में ट्रांसलेट करना था। यह परीक्षा थी इनके मैट्रिक की। अब सन आता है जनवरी 1880 में रिजल्ट आता है और इस परीक्षा में 3000 स्टूडेंट बैठते हैं, जिनमें से 30% ही स्टूडेंट पास हो पाते हैं। उसमें से गांधी जी भी पास होते हैं और इनकी रैंक लगभग 404 रैंक इनकी रहती है। और इन्होंने ठीक ठाक स्कोर किया था। गुजराती और इंग्लिश में ठीक ठाक 45% स्कोर किया था। गणित और हिस्ट्री में उतना बेहतर इनका प्रदर्शन नहीं था और कुल मिलाकर इन्होंने 40% स्कोर किया था और रैंक इनकी 404वीं। अब ये 19वीं सदी का आखिरी चरण या आखिरी दशक कह लीजिए चल रहा था। इस समय यहाँ पर छापखाने का आविष्कार हो चुका था, मतलब छपाई का आविष्कार हो चुका था, किताबें लिखी जा रही थी। बहुत सारे गुजराती का पहला साहित्य जो था वो लिखा जा चुका था। जिन लेखकों को गांधी जी ने पढ़ा था उनमें थे नर्मद और गोवर्धन राम त्रिपाठी। इनको गांधी जी ने गहराई से पढ़ा था और ये दोनों ही समाज सुधारक थे। नर्मद ही वो कवि थे जिनकी कविता सुनाकर शेख मेहताब ने गांधी जी को मांसाहार खिलाया था। इसी बीच जिक्र आता है इस किताब में गांधी जी के बड़े भाई लक्ष्मीदास जी का, जिन्होंने बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी थी। पढ़ाई में उतने अच्छे नहीं थे, कई बार फेल भी हुए थे। और उसके बाद भाई करसन दास का भी जिक्र है। करसन दास को मैट्रिक की परीक्षा के लिए बम्बई नहीं भेजा गया था, जिससे वो राजकोट में ही एक नौकरी करने लगे थे। अब समय आता है जनवरी 1888 का। मोहनदास ने इस समय भावनगर में श्यामल दास डिग्री कॉलेज में बीए में एडमिशन ले लिया, जहां पर ये एक किराए के मकान में रहते थे तथा इनको खाना पीना स्वयं ही बनाना पड़ता था। जहां पर महात्मा गांधी जी भी अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि इनको काफ़ी दिक्कत झेलनी पड़ती थी। इन्हें इनकी पत्नी की याद तथा माँ के हाथ का खाना याद आता था और ये इतने परेशान होने लगे थे कि इनका सिर दर्द लगातार करता रहता था। और यह मात्र एक ही सेमेस्टर की यहाँ पढ़ाई किए। इसके बाद जब ये पहले सेमेस्टर की परीक्षा देके घर गए तो इनका मन तो लग नहीं रहा था। इसी बीच इनका एक पारिवारिक दोस्त मावजी दबे इनके घर आए और इनकी माँ से कहा कि गांधी जी लंदन चले जाते हैं बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए और बैरिस्टर बनकर आते हैं तो पोरबंदर की दीवानी तो इन्हें आराम से मिल जाएगी। यह बात गांधी जी को बहुत जच गई, लेकिन उनकी माँ मानने को तैयार नहीं थी, क्योंकि उस समय यह मान्यता थी हिंदुओं में, यदि कोई भी व्यक्ति समुद्र पार करेगा, काला पानी पार करेगा तो उसकी जाति भंग हो जाएगी। और अभी तक इनकी जाति से कोई विदेश पढ़ने नहीं गया था। लेकिन गांधी जी बिल्कुल तैयार थे जाने के लिए, लेकिन माँ मानने को तैयार नहीं थी। लेखक ये भी लिखते हैं कि यदि पिता उनके जिंदा होते तो लंदन जाने का सवाल वहीं पर समाप्त हो जाता, क्योंकि वो कभी नहीं चाहते कि उनका बेटा लंदन जाए। जब मामला बात नहीं बनी तब उनकी माँ एक जैन संत से सलाह ली, तो जैन संत ने सलाह दिया कि लड़का लंदन जा सकता है, लेकिन वो वादा करे, तब जाके पुतली बाई मानी। लेकिन इसके बाद भी एक समस्या खड़ी हो गई। वो समस्या थी लंदन के पढ़ाई के खर्चे की, क्योंकि लंदन में पढ़ाई करना आज ही की तरह उस समय भी बहुत महंगा था। तब गांधी जी खर्चे की मदद के लिए पोरबंदर के राजा को खत लिखा, जो उस समय अंग्रेज फ्रेडरिक लिली के हाथ में था। उन्होंने साफ मना कर दिया। तब जाके भाई गांधी जी के बड़े भाई लक्ष्मी दास जी ने बीड़ा उठाया कि लंदन के पढ़ाई का खर्चा वो उठाएंगे, और वह खर्चे की व्यवस्था थी वह पारिवारिक गहनों को गिरवी रख के करनी थी। इस तरह से गांधी जी के खर्चे की व्यवस्था हुई और गांधी जी लंदन जाने के लिए तैयार हो गए। लेकिन जब ये बात उनके चाचा तुलसीदास गांधी जी को पता चली तो वो काफ़ी नाराज़ हुए। लड़के को समझाने की कोशिश किए कि लंदन मत जाइए, फिर भी गांधी जी जब नहीं माने तो लंदन के लिए बम्बई के लिए रवाना हुए।
बम्बई में जाके वहाँ पर लंदन की जो जहाज़ जाती थी उसमें बर्थ मिलने का इंतज़ार कर रहे थे। तभी यह बात तो वहाँ के बनिया समुदाय में फैल गई और वहाँ पर उनका घोर विरोध हुआ। इसके लिए एक जनसभा का आयोजन किया गया और उसमें गांधी जी बीच में बैठे और उनसे तरह तरह के सवाल किए गए। और जब गांधी जी ने प्रत्युत्तर में कहा कि मैंने अपने माँ से वादा किया है कि मैं ना तो मांसाहार करूंगा और ना ही शराब का सेवन करूंगा और ना ही कोई स्त्री को हाथ लगाऊंगा, ये सब वादा करने के बाद मैं जा रहा हूँ। फिर भी इन बातों का कोई प्रभाव उन जनसभा में नहीं पड़ा और उनको उस जनसभा में जाति से हटाने का प्रस्ताव पारित किया गया। बाद में गांधी जी लिखते हैं कि हमें उस जनसभा के आदेश का हमारे ऊपर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। तो इस तरह गांधी जी 4 सितंबर 1888 अपने 20वीं वर्षगांठ से एक महीना पहले लंदन के लिए रवाना हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये था पहला अध्याय जिसमें हमने जाना कि गांधी जी का जन्म से लेकर प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा और अंत में लंदन की ओर रवानगी के साथ यह अध्याय समाप्त होता है। हमें एक बात इसमें ज़रूर कहना चाहता हूँ, इस अध्याय से गांधी जी के इस अध्याय से हमें यही सीख मिलती है कि आज का गांधी जी के इस अध्याय का बहुत ही ज़्यादा व्यापक महत्व हमें लगता है, क्योंकि जिस तरह से आज पेरेंट्स अपने बच्चों को ज़्यादा नंबर लाने के लिए इतना जोर देते हैं, कई बार बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं और आत्महत्या जैसे दुर्दांत कदम उठा लेते हैं। लेकिन गांधी जी जैसे बिलो एवरेज छात्र भी जब देश के इतने बड़े नेता बन सकते हैं, समाज के इतने बड़े सुधारक बन सकते हैं, देश दुनिया में उनके मृत्यु के लगभग 100 साल होने को आ रहे हैं, उस समय तक उनको याद कर रहे हैं। तो ज़रूरी ये नहीं कि आपके अंक मार्कशीट में कितने नंबर छपे हैं, ज़रूरी ये है कि आप कितना प्रयास करते हैं, कितना लगातार प्रयास करते हैं और किन विचारों को अपनाते। तो अपने बच्चों को पढ़ाई का प्रेशर, नंबर का प्रेशर मत दीजिए, अच्छी सीख दीजिए। यदि अच्छी सीख रहेगी तो ज़रूर कुछ ना कुछ कर लेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो, खैर हमें उम्मीद कम है कि इस तरह के वीडियो आज के समाज में लोग देखेंगे या पसंद करेंगे, फिर भी हमें लगता है कि दुनिया वीरों से खाली नहीं है और यह आवश्यक है कि हम अपना प्रयास करते रहें, क्योंकि हमारे हाथ में तो सिर्फ प्रयास ही है। और हम समझते हैं कि यह गांधी जी के वीडियो को बनाने के मैं काबिल तो नहीं हूँ, लेकिन मैं जो पढ़ रहा हूँ उसको कहना चाहता था, बस कह दिया। धन्यवाद।